A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 27th January. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Taxing Drama. Tax का मतलब होता है कर पे करना and drama का मतलब हो गया नाटक. On retroactive tax dispute. देखो, retroactive का मतलब होता है अफेक्टिंग थिंग्स पास्ट, यानी पास्ट की कोई चीजों को अफेक्ट करना. टैक्स का मतलब होगा आय, यानी जो आप कर लगाते हो आय के ऊपर. एंड डिस्प्यूट्स का मतलब हो गया एक तरीके से विवाद. तो रेट्रोएक्टिव टैक्स क्या है? देखिए, अगर पास्ट के अंदर मतलब जस्ट इमेजिन करें कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन थी, कोई भी कंपनी थी जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया. बाद में सरकार को इस बात का पता लगा कि जो टैक्स लगाया गया वो इनसफिशिएंट टैक्स था, टैक्स ज्यादा होना चाहिए था. तो प्रेजेंट टाइम में उस टैक्स को बढ़ा दिया गया क्योंकि पास्ट में वो कम लगा था. तो उसको बोला जाता है रेट्रोएक्टिव टैक्स. और फिलहाल अगर देखा जाए, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो रेट्रोएक्टिव टैक्स लगाकर एक डिस्प्यूट में फंस गई है. और इंडियन गवर्नमेंट ने जो रेट्रोएक्टिव टैक्स लगाया है वो वोडाफोन, जो कि एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, और एक दूसरी कंपनी है ब्रिटिश फर्म केन एनर्जी. तो इनके ऊपर रेट्रोएक्टिव टैक्स लगाकर इंडियन जो गवर्नमेंट है वो एक तरीके से विवाद में फंस चुकी है. एट द सेम टाइम ये जो विवाद है, जो इंटरनेशनल कोर्ट है नीदरलैंड्स के अंदर हेग नाम की जगह पर, तो उस मुद्दे को वहां तक ले जाया गया है, जिसकी वजह से अभी फिलहाल एक बहुत बड़ा मुद्दा क्रिएट हो गया है. इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं. लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. द सेंटर यानी जो केंद्र सरकार है मस्ट कंक्लूड का मतलब किसी चीज को खत्म करना, समापन करना. द रेट्रोएक्टिव टैक्स डिस्प्यूट, फिलहाल जो रेट्रोएक्टिव डिस्प्यूट बना हुआ है टैक्स को लेकर, वो क्या है? मतलब जो सरकार ने, जो वोडाफोन हो गया, ब्रिटिश फर्म केन एनर्जी हो गई, उनके ऊपर जो रेट्रोएक्टिव टैक्स लगाया है, जिसकी वजह से वोडाफोन हो गया और ब्रिटिश फर्म जो है केन एनर्जी है, उन्होंने क्या किया है, इंडियन गवर्नमेंट को इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर खींचा है कि उन्होंने गलत तरीके से उनके ऊपर टैक्स लगाया गया है. ये जो डिस्प्यूट फिलहाल बना हुआ है इंडियन गवर्नमेंट और वोडाफोन की अगर बात की जाए और केन एनर्जी की अगर बात की जाए, तो ये जो डिस्प्यूट है, सरकार को इस डिस्प्यूट को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए. एंड एंश्योर, सुनिश्चित करना, पॉलिसी प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब हो गया सर्टेनिटी, मतलब इस बात को सुनिश्चित करना. और पॉलिसी को क्या करना चाहिए? अच्छे तरीके से लागू किया जाना चाहिए. तो फिलहाल सरकार ने जो रेट्रोएक्टिव टैक्स लगाया है, जिसकी वजह से डिस्प्यूट बना हुआ है, तो सरकार को इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी रेट्रोएक्टिव टैक्स को खत्म करे, उस विवाद को खत्म करे और अपनी पॉलिसी को सर्टेनिटी के साथ, सुनिश्चितता के साथ उसको लागू करे. In what should be the last act of long and winding. Winding का मतलब हो गया full of twist and turn. Twist का मतलब मोड़ हो गया, टर्न का मतलब मोड़ हो गया, ट्विस्ट का मतलब आगे, मतलब जो फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न, मतलब बहुत तोड़ मोड़ होना, उलझन होना. तो फिलहाल अगर देखा जाए, ये जो रेट्रोएक्टिव टैक्स डिस्प्यूट बना हुआ है, एक लंबा, मतलब एक बहुत ही एक लंबे टाइम से ये एक डिस्प्यूट बना हुआ है. इस डिस्प्यूट का लास्ट एक्ट क्या होगा, यानी इसका समाधान क्या होगा, किस तरीके से इस डिस्प्यूट को खत्म किया जाएगा. ब्रिटिश केन एनर्जी, उन्होंने इस बात का दावा किया, उन्होंने ये बोला है, इट हैज कंक्लूडेड. कंक्लूड का मतलब एक तरीके से किसी चीज को खत्म करना. ऑल स्टेप्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, यानी केन एनर्जी ने इस बात का दावा किया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप्स प्रिस्क्राइब किए थे, सजेस्टेड किए थे, जो भी स्टेप सुझाव दिए थे इंडियन गवर्नमेंट ने, उन्होंने हर उस स्टेप को फॉलो किया है. हैज कंक्लूडेड का मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो फॉलो करना, कि उसने जो भी, इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप्स, जो भी कदम प्रिस्क्राइब किए थे, सजेस्ट किए थे फॉलो करने के लिए, तो केन एनर्जी ने उन सारे जो स्टेप्स है उनको फॉलो किया है, उनका पालन किया है. इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल,
इलिजिबल का मतलब एबल होने के लिए, फॉर द रिफंड ऑफ अ कंटेंशियस, कंटेंशियस का मतलब हो गया विवादास्पद, डिस्प्यूटेबल रेट्रोएक्टिव टैक्स लेवी, लेवी का मतलब इंपोज करना। तो भारतीय सरकार ने जो केन एनर्जी है उसके ऊपर जो टैक्स लगाया था, रेट्रोएक्टिव टैक्स लगाया था, जो कि विवाद का मुद्दा बना, और उस रेट्रोएक्टिव टैक्स से रिफंड लेने के लिए जो भी प्रिस्क्रिप्शन दिया गया था भारतीय सरकार के द्वारा, तो ब्रिटिश फर्म जो केन एनर्जी है उसने इस बात का दावा किया है कि उन्होंने सभी उन स्टेप्स को फॉलो किया है, और उसके बाद मतलब उनको क्या मिलना चाहिए, उनको रिफंड मिलना चाहिए, भारतीय जो सरकार है उसको उनको रिफंड देना चाहिए। द फर्म, फर्म यहाँ पे यूज किया गया केएम एनर्जी के लिए। नाउ रिक्रिस्टीन्ड, रिक्रिस्टीन का मतलब हो गया रीनेम करना, दोबारा से नाम रखना, एस कैप्रिकॉन एनर्जी। तो फिलहाल मतलब जो केन एनर्जी था उसका पहले नाम ये हुआ करता था, लेकिन उन्होंने बाद में अपना नाम चेंज कर कैप्रिकॉन एनर्जी दिखा। एक्सपेक्ट टू गेट बैक 7,900 करोड़। तो इंडिया ने उसके ऊपर क्या लगाया था, रेट्रो जो एक्टिव टैक्स लगाया था वो 7,900 करोड़ के आसपास लगाया था। और एज पर द रूल अगर देखा जाए तो अभी इंडियन गवर्नमेंट को जो टैक्स उनके ऊपर लगाया था उनको रिफंड मिलना चाहिए। किसको, ब्रिटिश कैन एनर्जी, जो ब्रिटिश फर्म है कैन एनर्जी, उनको 7,900 का क्या मिलना चाहिए, गेट बैक, क्या रिफंड मिलना चाहिए उनको। कैन एनर्जी, जिसका फिलहाल नाम अगर देखा जाए तो कैप्रिकॉन एनर्जी के नाम से उसको चेंज कर दिया गया है, वो द सेकंड मेजर फर्म परस्यूड इट, परस्यूड का मतलब हो गया एक तरीके से फॉलो करना, पीछा करना, बाय आईटी डिपार्टमेंट फॉर टैक्सेस। आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, यानी कि ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है इसने उसका पीछा किया। कौन सा, केन एनर्जी दूसरे नंबर की ऐसी कंपनी है जिसको आईटी डिपार्टमेंट ने उसका पीछा किया, इनकम टैक्स टैक्स डिपार्टमेंट ने उसका पीछा किया, जिसके ऊपर रेट्रोएक्टिव टैक्स लगाए गए। फर्स्ट नंबर पे वोडाफोन था, और सेकंड नंबर पे ये जो केन एनर्जी है, इस फर्म को आईटी डिपार्टमेंट ने क्या किया, उसके ऊपर रेट्रोएक्टिव टैक्स लगाया। इट बिलीव्ड, जहां तक मतलब सरकार का मानना है, हैड अकर्ड, अकर्ड का मतलब एक तरीके से एडिड, ऐड करना, इन द पास्ट, और ये रेट्रोएक्टिव टैक्स है ये पास्ट में लगाया गया यूजिंग रेट्रोएक्टिव लेजिस्लेटिव चेंजेस। लेजिस्लेटिव कानूनी चेंजेस का मतलब जो परिवर्तन किए गए उन परिवर्तन के तहत रेट्रोएक्टिव टैक्स को लगाया गया, इंट्रोड्यूस्ड, शामिल करना इन 2012, यानी 2012 के अंदर जो बजट को प्रस्तुत किया गया था, और उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने रेट्रोएक्टिव टैक्स लगाया किसके ऊपर, केन एनर्जी के ऊपर रेट्रोएक्टिव टैक्स लगाया, जो कि फिलहाल एक डिस्प्यूटेबल, एक कंटेंशियस एक मुद्दा बन चुका है, एक विवादास्पद मुद्दा बन चुका है। द ओरिजिनल टारगेट, और जो टारगेट था ना, जो मतलब जिस टाइम इसको लगाया गया था उसका जो लक्ष्य था, जो टारगेट था फॉर दिस मूव, इस स्टेप का क्या था, दैट हैज शार्पली डेंटेड, डेंटेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा अफेक्ट करना, इंडियाज क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी का था साख। और ये जो मुद्दा फिलहाल वोडाफोन को लेकर या केन एनर्जी को लेकर जो मुद्दा बना है, तो इस मुद्दे ने क्या किया है, इंडिया की जो साख है उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है, प्रभावित किया है। Was Vodafone, which had secured a Supreme Court verdict against the tax department demand for past transactions। और पास में जो भी ट्रांजेक्शन की गई थी उन ट्रांजेक्शन्स को के ऊपर जो टैक्स लगा था वो टैक्स कम माना गया सरकार की तरफ से, बाद में उन ट्रांजेक्शन्स के ऊपर एडिशनल टैक्स लगा दिया गया जिसको रेट्रोएक्टिव टैक्स बोलते हैं। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो वोडाफोन ने, जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो पास्ट ट्रांजेक्शन्स के ऊपर जो टैक्स लगाया था उसको क्या किया, उसको चैलेंज किया, और सुप्रीम कोर्ट तक ये मुद्दा गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपना वर्डिक्ट दिया, वर्डिक्ट का मतलब अपना डिसीजन दिया, और उस डिसीजन के अंदर कहीं ना कहीं वोडाफोन की जीत हुई, वोडाफोन की जीत हुई कि उन्होंने ये बोला कि जो टैक्स लगाया जा रहा पास्ट ट्रांजैक्शंस के ऊपर कहीं ना कहीं वो इनवैलिड है। तो इस तरह के मुद्दे की वजह से भारतीय जो सरकार है उसकी जो साख है, क्रेडिबिलिटी है, वो काफी हद तक हैम्पर हुई है, काफी हद तक उसको वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। इम्पावर्ड, इम्पावर्ड का मतलब किसी चीज से आप मतलब जैसे आपके पास उस चीज के राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, टू डिग अप,
डिग अप का मतलब होता है खोजना, डिस्कवर करना सिमिलर ट्रांजेक्शंस। तो कहीं ना कहीं जो आईटी डिपार्टमेंट है वो इसी तरह की ट्रांजेक्शंस को क्या कर रहे हैं, डिगअप कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहा है, जिससे कि वो रेट्रोएक्टिव टैक्स को लगा सके। इन्वॉल्विंग द इनडायरेक्ट ट्रांसफर एसेट्स सिचुएटेड इन इंडिया। और मान लो कोई भी ऐसी पर्टिकुलर फर्म है या कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर अगर इनडायरेक्ट तरीके से कोई भी एसेट्स को ट्रांसफर किया जाता है, तो इंडिया जो इंडियन गवर्नमेंट है या आईटी डिपार्टमेंट है जो इंडिया का, उसके ऊपर वो क्या कर रहा है, रेट्रोएक्टिव टैक्स लगा रहा है, जिसकी वजह से डिस्प्यूट क्रिएट हुआ। द आईटी डिपार्टमेंट हेड सिंस 2014, 2014 से अगर देखा जाए, परस्यूड का मतलब फॉलो करना, चेस करना, केन जो जो एक ब्रिटिश फर्म है उसका पीछा किया ओवर अ ग्रुप ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग। रिस्ट्रक्चर करना मतलब किसी को पुनर्गठन करना, अंडरटेकन 2006, मतलब 2016 की, अगर 2006 की अगर बात की जाए तो जो केन जो एक ब्रिटिश फर्म है उसने अपना क्या किया था, रिस्ट्रक्चर किया था, पुनर्गठन किया था। कल्मिनेटिंग, कल्मिनेट का मतलब होता है क्लाइमेक्सिंग, रीचिंग एट द लास्ट पॉइंट इन अ टैक्स डिमांड ऑफ एज मच एज 24,500 करोड़। और जब मतलब केन ग्रुप क्या किया था, जो केन है उन्होंने एक ग्रुप को रिस्ट्रक्चर किया था, यानी एक ग्रुप को पुनर्गठन किया था, कुछ एड ऑन किया था। तो उस एड ऑन की करने की वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट है यानी आईटी डिपार्टमेंट है, उन्होंने केन के ऊपर क्या किया, 24,500 करोड़ का रेट्रोएक्टिव टैक्स उसके ऊपर लगा दिया, जिसको जो ब्रिटिश फर्म है जो केन एनर्जी, उसने उसको मानने से मना कर दिया। और इस मुद्दे को कहीं ना कहीं हेग, जो कि नीदरलैंड के अंदर एक जगह है जहां पर मतलब जो इंटरनेशनल कोर्ट है, ये मुद्दा वहां तक गया। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट है वो वोडाफोन को लेकर और जो केन फर्म है इसको लेकर, केन एनर्जी को फर्म को लेकर काफी मुद्दे के अंदर घिरी हुई है। तो ये आज हमारा फर्स्ट स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखिए, मस्ट आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए क्या यूज किया जाता है, कंक्लूड। यहाँ पे V1 हो गया। जनरली मॉडल वर्ब के बाद हम V1 यूज कर लेते हैं। कंक्लूड का मतलब यहाँ पे वाइंड अप करना, किसी चीज को समापन करना हो गया। रिक्रिस्टीन्ड, देखो क्रिस्टीन का मतलब नेम करना होता है, रिक्रिस्टीन का मतलब रीनेम करना हो गया, जो कि आपका V2 है। पास्ट इंडेफिनाइट आपने यूज कर लिया। हेड अक्यूर्ड, अक्यूट का मतलब हो गया एक तरीके से ऐड करना। हेड के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि पास्ट परफेक्ट है। हैज डेंटेड, ये आपने प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लिया। डेंट का मतलब यहाँ पर हो गया अफेक्टेड करना, राइट। शार्पली यहाँ पर एडवर्ब हो गया। और हैज डेंटेड आपने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लिया। टू डिग अप, देखो टू डिग अप आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। डिग अप का मतलब डिस्कवर करना हो गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ सेकंड स्लाइड, देखते हैं। एंड केन एंड वोडाफोन, एज आई टोल्ड यू, ये दो पर्टिकुलर कंपनी है जो कि फिलहाल इंडियन गवर्नमेंट के साथ इनका डिस्प्यूट चल रहा है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने इन दोनों कंपनीज के ऊपर क्या की है, रेट्रोएक्टिव टैक्स लगा दिया, जिसके बाद ये मुद्दा भड़क चुका है। हैड इनिशिएटेड, इनिशिएटेड का मतलब स्टार्ट करना। आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन का मतलब हो गया, देखो आर्बिट्रेशन का रेशन का मतलब हो गया मध्यस्थता, जिसको आप बोल सकते हैं इंटरमीडिएसी। इंटरमीडिएसी का मतलब हो गया मध्यस्थता। प्रोसीडिंग का मतलब कार्रवाई करना अगेंस्ट द इंडियन टैक्स अथॉरिटीज एक्शंस। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, ऑब्वियसली बात है, जब केन एनर्जी और वोडाफोन के ऊपर जब जो रेट्रोएक्टिव टैक्सेस लगाए गए, आईटी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने जब उनके ऊपर रेट्रोएक्टिव टैक्सेस लगाए, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी एक प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी मध्यस्थता करने के लिए, आर्बिट्रेशन, इंटरमीडिएसी करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट, अथॉरिटी के अगेंस्ट उन्होंने क्या की, कार्रवाई करी की। एंड वन इन लेट 2020, और जब ये मतलब कार्रवाई की गई जो भारतीय सरकार के अगेंस्ट, तो 2020 के अंदर केन एनर्जी और वोडाफोन की जीत हुई। और कहीं ना कहीं ये इनवैलिड पाया गया कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने यानी आईटी डिपार्टमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो रेट्रोएक्टिव टैक्स लगाया है वोडाफोन के ऊपर और केन एनर्जी के ऊपर, तो इनवैलिड है। तो जिसकी वजह से जो ये जो फिलहाल अगर देखा जाए तो ये जो केन और वोडाफोन एनर्जी, वोडाफोन जो है, उन्होंने जो इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ जो उन्होंने प्रोसीडिंग्स की थी, उनमें उनकी जीत हुई।
बट इन केन केस, लेकिन अगर केन के केस की अगर बात की जाए, द टैक्समैन मतलब वो जो कह सकते हो आईटी डिपार्टमेंट की जो अथॉरिटी थी जिन्होंने टैक्स को रिसीव किया, हैड रिकवर्ड पार्ट ऑफ इट्स ड्यूज बाय फोर्सफुली सेलिंग इट्स शेयर। लेकिन प्रॉब्लम पता कहां पे क्रिएट हुई कि जो केन जो एनर्जी है, तो मतलब उसको उनके ऊपर भी रेट्रोएक्टिव टैक्स लगाया गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जिस टाइम ये आर्बिट्रेशन का मतलब इंटरमीडिएसी, मध्यस्थता प्रोसीडिंग का मतलब एक तरीके से कार्रवाई चल रही थी। जिस टाइम ये कार्रवाई पूरी नहीं हुई थी, मध्यस्थता वाली कार्रवाई पूरी नहीं हुई थी, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ था, बीच में मध्यस्थता नहीं हुई थी, तो उस दौरान जो आईटी डिपार्टमेंट के जो अथॉरिटी है उन्होंने अपने टैक्स को रिकवर करने के लिए जो केन एनर्जी है उसके शेयर्स को क्या कर दिया, फोर्सफुली यानी ताकत यूज करते हुए उसके सेल्स को क्या, उनके जो शेयर्स है उनको सेल कर दिया और वो जो रेट्रोएक्टिव टैक्स था उसको रिकवर कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं फोर्सफुल तरीके से आईटी डिपार्टमेंट ने केन जो केन जो एनर्जी जो फर्म है उसके शेयर्स को सेल कर दिया फोर्सफुली तरीके से, और जो रेट्रोएक्टिव टैक्स बन रहा था केन एनर्जी की तरफ तो उसको वसूल किया इस तरीके से। हालांकि उस टाइम तक जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स थी, जो मध्यस्थता करने वाली जो कार्रवाई थी वो पेंडिंग थी उस टाइम तक, लेकिन उस मध्यस्थता वाली जो कार्रवाई से पहले ही आईटी डिपार्टमेंट ने फोर्सफुली तरीके से उसके शेयर को बेचकर मतलब जो टैक्स बन रहा था उसको रिकवर कर लिया। एंड एक्शन, और ये फोर्सफुली तरीके से जो एक्शन लिया गया जो आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से, लेड टू द हेग। हेग का मतलब हो गया, हेग यहाँ पर क्या है, हेग यहाँ पर एक द जुडिशियल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड सिचुएटेड इन नीदरलैंड। यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट है और ये मुद्दा इंटरनेशनल कोर्ट तक गया, अवॉर्डिंग इट्स पीनल डैमेजेस ऑफ 1.2 बिलियन। और कहीं ना कहीं फिर क्या हुआ, केन ने ये मुद्दा कहां पर लेके गई, हेग के अंदर ये मुद्दा चला गया और उसके बाद 1.2 बिलियन का इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, आईटी डिपार्टमेंट के ऊपर उन्होंने क्या किया, एक पीनल डैमेज, एक तरीके से एक पनिशमेंट के तौर पर उनके ऊपर चार्ज किया। किसके ऊपर, इंडियन टैक्स के ऊपर, डिपार्टमेंट के ऊपर, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, फोर्सफुली तरीके से जो रेट्रोएक्टिव टैक्स है उसको रिकवर किया था, जिसकी वजह से ये मुद्दा हेग में चला गया, जुडिशियल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड है नीदरलैंड के अंदर, वहां चला गया, जिसके अगर एज ए रीजन देखा जाए कॉन्सिक्वेंटली, तो इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट 1.2 बिलियन का क्या लगा दिया गया, एक पनिशमेंट लगा दिया गया। एज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, जहां तक गवर्नमेंट की बात की जाए, इंडियन गवर्नमेंट की बात की जाए, कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला कि जो इंडियन जो गवर्नमेंट है वो कॉम्प्रोमाइज करना चाहती थी, फॉर्मूला वर्कड आउट बिलेटरली लास्ट अगस्त। और उसके बाद मतलब फिर कहीं ना कहीं जो इंडियन गवर्नमेंट है जिसने क्या किया था, रेट्रोएक्टिव टैक्स लगाया था, बाद में जब उसको भी खामियाजा ना देना पड़ा, तो कहीं ना कहीं फिर इंडियन गवर्नमेंट इस बात के लिए अग्री की कि ठीक है वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। और ये जो कॉम्प्रोमाइज है बिलेटरली मतलब बीत चुका है। लास्ट अगस्त के अंदर केन एनर्जी और जो भारतीय सरकार है अगस्त के अंदर उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज हुआ थ्रू अमेंडमेंट्स इन द टैक्स लॉ। और रेट्रोएक्टिव टैक्स के अंदर क्या किया गया, कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, कुछ चेंजेस किए गए, और काफी हद तक जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको क्या करना पड़ा, उनको झुकना पड़ा और अपने जो कानून है उसके अंदर प्रावधान करने पड़े, उसके अंदर परिवर्तन करना पड़ा, उसके अंदर चेंजेस करने पड़े और एक कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की गई। केन हैड टू ड्रॉप, और जो केन था जिसने लीगल चार्जेस लगाए थे इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ, ड्रॉप ऑल लीगल प्रोसीडिंग्स, और उसको जो कानूनी जो कार्रवाई कर रही थी केन इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उसको अपने वो सारी कानूनी जो कार्रवाई थी उसको ड्रॉप करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। सीकिंग का मतलब सर्च करना, टू इन्फोर्स लागू करना आर्बिट्रेशन अवार्ड अगेंस्ट इंडिया। और फिलहाल जो जो केन जो एनर्जी थी उन्होंने क्या किया था, जब इंडियन गवर्नमेंट ने फोर्सफुली तरीके से उसके जो शेयर्स है वो बेचकर रेट्रोएक्टिव टैक्स को क्या कर दिया, उसको रेट्रोएक्टिव टैक्स को रिकवर करने के लिए उसके शेयर्स उनको सेल कर दिया। ये मुद्दा हेग में चला गया। हेग में जाने के बाद इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ क्या लगे, उसको फाइन देना पड़ा। बाद में लेट अगस्त की अगर बात की जाए तो अगस्त के अंदर केन एनर्जी और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में फिर एक मध्यस्थता स्थापित करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को अपने जो लॉ है, अपना जो कानून है उसके अंदर चेंजेस करने पड़े।
और जिसकी वजह से अब जो केन ने जो अपने लीगल प्रोसीडिंग्स थी, जो कानूनी कार्रवाई कर रही थी इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उसको छोड़ना पड़ा। एंड फोरगो का मतलब हो गया गिव अप करना। एंड डैमेजेस एंड इंडेमिनिफाई का मतलब इंश्योर करना, सिक्योर करना अगेंस्ट फ्यूचर लॉस। फ्यूचर में किसी भी तरह का लॉस ना हो, उस चीज से अपने आप को सुरक्षित करना। द गवर्नमेंट अगेंस्ट ऑल फ्यूचर क्लेम्स ऑफ लाइबिलिटीज। और कहीं ना कहीं ये जो मध्यस्थता हुई किसके बीच में, केन एनर्जी के बीच में और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, तो एक तरीके से जो कॉम्प्रोमाइज हुआ, तो उस कॉम्प्रोमाइज के अगेंस्ट पहली बात तो जो केन ने जो लीगल चार्जेस लगाए थे इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ, तो वो सारे के सारे चार्जेस उसको हटाने पड़े एट द सेम टाइम। और उसने क्या करने की कोशिश की, फोरगो डैमेजेस, वो जो डैमेजेस का चार्जेस इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर लगाया था उसको छोड़ना पड़ा। एंड इंडेमनीफाई का मतलब सिक्योर करना, और अपने आप को सिक्योर किया इस बात को लेकर कि आने वाले टाइम के अंदर, फ्यूचर के अंदर गवर्नमेंट दोबारा से उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई क्लेम ना करे। तो ये सारी की सारी बातें उनकी मध्यस्थता के अंदर, उनके कॉम्प्रोमाइज के अंदर फिक्स्ड हुई। तो फिलहाल इतना बड़ा मैस क्रिएट होने के बाद फाइनली अगर देखा जाए तो केन एनर्जी और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज हुआ है लास्ट मंथ, पिछले महीने। वोडाफोन ऑल्सो अवेल दिस प्रोविजन, और कहीं ना कहीं मौके का फायदा उठाते हुए वोडाफोन ने भी क्या किया है, वोडाफोन ने भी इस प्रोविजन का, इस प्रावधान का क्या किया, अवेल का मतलब फायदा उठाना। तो वोडाफोन ने भी इस प्रोविजन का फायदा उठाया है। द गवर्नमेंट शुड ऑन इट्स पार्ट, गवर्नमेंट को अपने पार्ट पर शुड वर्क स्विफ्टली में जल्दी से टू प्रोसेस देयर पेपर वर्क। तो गवर्नमेंट को अपना काम, ये जो फिलहाल जो मुद्दा बना हुआ है रेट्रोएक्टिव टैक्स को लेकर, तो गवर्नमेंट को अपना जो अपना जो काम है वो जल्दी से करना चाहिए, जो भी पेपर वर्क है उसको जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिए। एंड प्रेफरेबली, और प्रेफर करना चाहिए, रिमिट का छूट देना द ड्यूज बिफोर द फाइनेंशियल ईयर कंक्लूड्स। और मतलब जो भी ड्यूज बनते हैं, सॉरी ड्यूज का मतलब यस, रिमिट का मतलब छूट देना एक तरीके से। एंड ड्यूज मतलब जो देने वाले ड्यूज है उसको जल्दी से जल्दी, यानी फाइनेंशियल ईयर से पहले जो भी मुद्दे बने हो उस मुद्दे को क्या करना चाहिए, कंक्लूड कर देना चाहिए, उस मुद्दे को खत्म कर देना चाहिए। चाहे वो केन एनर्जी की तरफ से बना हुआ है, चाहे वोडाफोन की तरफ से बना हुआ है, जो भी जो ड्यूज बने हुए हैं उसको रिमीट कर देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, और ये जो डिस्प्यूट बना हुआ है इसको खत्म कर देना चाहिए। While this will be necessary step, फर्स्ट स्टेप, क्योंकि ये एक बहुत ही सराहनीय कदम होगा, एक बहुत ही जरूरी कदम होगा टुवर्ड्स रिस्टोर का मतलब रिज्यूम करना, बहाल करना सम ऑफ द डैमेज कोज टू ब्रांड इंडिया। देखो ब्रांड इंडिया एक कैंपेन है जिसके तहत मतलब इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर के देशों में बेचे जा रहे हैं, बाहर के देशों में उनको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो अगर इंडिया चाहती है कि जो कंपेनिंग स्टार्ट की है ब्रांड इंडिया के नाम से, अगर वो डैमेज ना हो, तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी ये जो मुद्दा है उसको रिस्टोर करना होगा। एंड इट मे नॉट बी इमीडिएटली सफिशिएंट फ्रॉम लेबलिंग इट्स टैक्स टेररिज्म व्हाइल इन अपोजिशन। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इंडियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, तो इतना सफिशिएंट मतलब इतना जल्दी से ये मतलब नहीं हो सकता है, इतना जल्दी ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि लेबल करना मतलब किसी चीज को थोप देना, एक तरीके से उसके ऊपर नाम लगा देना किसी चीज का, एज टैक्स टेररिज्म व्हाइल इन द अपोजिशन। और जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने क्या किया है, जो एक्टिव टैक्स की अगर बात की जाए, तो उन्होंने इस तरह के टैक्स को और जीएसटी को क्या बोला, उन्होंने टैक्स टेररिज्म की तरह बोला है। यानी कि जो एक आतंकवाद की तरह उनको इसकी डेफिनेशन दी है कि जिस तरीके से जीएसटी लगाया जाता है, जिस तरीके से रेट्रोएक्टिव टैक्स लगाया जाता है, तो अपोजिशन जो पार्टीज हैं, विरोधी जो पार्टीज हैं, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट करते हुए इस तरह के टैक्स को एक टेररिज्म की तरह बताया, एक आतंकवाद की तरह बताया है। तो इस तरीके से एकदम सडनली चेंज करना कहीं ना कहीं सरकार के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि अपोजिशन उसको घेर लेगी कहीं ना कहीं। दिस गवर्नमेंट दी थर्ड का मतलब हो गया एक तरीके से अनडिसाइडेड,
ऑन करेक्टिव एक्शन टिल इज लास्ट 8 years इन ऑफिस। और मतलब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी अपनी कमी है, क्योंकि पिछले 8 सालों से वो मतलब क्या सेंटर के अंदर है, और उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो सरकार जिसको अपने एक क्या लेने चाहिए थे डिसाइडिव करेक्टिव मतलब ठीक करने वाले जो एक्शंस लिए जाने चाहिए थे, वो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक्शंस नहीं लिए गए, जिसकी वजह से सरकार भी कहीं ना कहीं फॉल्ट पर है, कमी पर है। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखो हैड इनिशिएटेड, आपका हैड के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि पास्ट परफेक्ट है आपका। हैड टू, ये आपका पास्ट कंपल्शन के लिए आप यूज कर लेते हैं हैड टू। अवेल्ड आपका V2 हो गया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है, जिसका मतलब फायदा उठाना यहाँ पर। शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, और उसके बाद आपने देखो यहाँ पे यूज किया वर्क V1, और स्विफ्टली आपका एडवर्ब हो गया जिसका मतलब होता है जल्दी से। Now let us move on to our last slide. Even in the 8 months, पिछले अगर 8 महीनों से अगर देखा जाए, following the loss of the Khan arbitration, आर्बिट्रेशन का मतलब वही मध्यस्थता होगी। जब से मतलब पिछले 8 महीने से अगर देखा जाए इंडियन गवर्नमेंट का जो आर्बिट्रेशन हुआ, केन एनर्जी के साथ जो मध्यस्थता हुई, इट्स शफल का मतलब अपने पैरों को आगे पीछे खींचना। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने पैरों को पीछे की तरफ खींच लिया है फ्रॉम डिनाइल, इस चीज को मना करते हुए ऑब्फुस्केशन। ऑब्फुस्केशन का मतलब हो गया बैफलमेंट, नर्वसनेस, घबराहट के अंदर, टू वर्किंग आउट लीगल अमेंडमेंट्स टू फिक्स द मैस। और उसके बावजूद भी 8 महीने हो गए, ये जो मुद्दा अभी भी बना हुआ है, तो उसके अंदर उस मैस को अभी तक फिक्स नहीं किया गया है। यानी जो लीगल अमेंडमेंट्स किए जाने थे, जो चेंजेस किए जाने थे, अमेंडमेंट्स का मतलब यहाँ पर हो गया परिवर्तन करना। तो जो अमेंडमेंट्स किए जाने थे कानूनी तौर पर, उसको अभी भी फिक्स नहीं किया गया है। और कहीं ना कहीं ये सरकार की क्या दिखती है, एक घबराहट दिखाई पड़ती है, बैफलमेंट दिखाई पड़ती है। द ओनली ऑस्टेंसिबल का मतलब हो गया एक तरीके से अपरेंट, साफ साफ दिखना। ट्रिगर, स्टिमुलेशन मतलब हो गया उत्प्रेरक, जिसको आप बोलते हैं। For the change was global courts approving seizure of Indian assets as Kane sought to enforce the arbitration award. फिलहाल अगर देखा जाए तो जो पिछले 8 महीने से इंडियन गवर्नमेंट ने कोई भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया था, लेकिन एक्शन लेना पड़ा। कब लेना पड़ा, जो ग्लोबल कोर्ट है, यानी कि हेग की बात की जा रही है, जो कि इंटरनेशनल कोर्ट है। जब मुद्दा वहां पर गया तो उन्होंने इस बात को अप्रूव कर दिया कि आप क्या कर सकते हो, इंडियन एसेट्स है, जो इंडियन जो कंपनीज है या जो इंडियन एसेट्स है, संपत्ति है, उसको आप सीजर कर सकते हो, उसको जब्त कर सकते हो। क्या करने के लिए, एज केन सॉट टू इन्फोर्स, क्योंकि जो केन एनर्जी थी वो क्या कर रही थी, ढूंढ रही थी इन्फोर्स, लागू करना आर्बिट्रेशन अवार्ड। मतलब जो आर्बिट्रेशन की अगर बात की जाए, मध्यस्थता के तौर पर जो मतलब इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर जो चार्जेस लगे थे, इंडियन गवर्नमेंट को भी वो चार्जेस देने थे। तो जब इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक देखा जाए तो 8 महीने से कोई भी एक्शन नहीं लिया था, और जो मैस क्रिएट हुआ था उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन जैसे ही इंटरनेशनल कोर्ट ने ये बोला कि अगर कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं तो आप क्या कर सकते हो, केन एनर्जी को बोला कि आप इंडियन जो एसेट्स है उसको सीज कर सकते हो, उसको जब्त कर सकते हो। और ये देखते ही इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, डिसीजन लेना पड़ा। वेदर दिस वाज एन आउटकम ऑफ ब्यूरोक्रेटिक ब्रेवेडो, ब्यूरोक्रेटिक मतलब नौकरशाही, ब्रेवेडो का मतलब हो गया एक तरीके से करेज। तो फिलहाल अगर देखा जाए, ये जो इस तरह का जो एक आउटकम हुआ है, ये जो परिणाम देखने को मिला, इतना बड़ा संकट हो गया है, तो क्या ये नौकरशाही साहस की बात है, यानी नौकरशाही साहस दिखा रहे हैं। ऑफिशियल ऑब्स्टेनेंसी का मतलब हो गया एक तरीके से स्ट्रॉबरनेस, हट, ढीठपन। क्या ये आधिकारिक ढीठपन है, या पॉलिटिकल पैरालिसिस, राजनीतिक पैरालिसिस का मतलब लकवा मारना। क्या ये तीनों कारण है, और कॉम्बिनेशन फॉर ऑल 3, यानी क्या ये नौकरशाही वाला जो साहस है, ढीठपना है, या ये राजनीतिक तौर पर पैरालिसिस हो जाना। क्या जो सरकार है वो राजनीतिक तौर पर पैरालिसिस हो चुकी है, उसको लकवा मार चुका है। तो क्या ये कारण है जिसकी वजह से इंडियन जो गवर्नमेंट अभी तक वो नहीं ले पाई है, डिसीजन नहीं ले पाई है, और इतना बड़ा मैस क्रिएट हो गया है।
इंडिया नीड्स टू अबेंडन का मतलब त्यागना, सच फिकलनेस का मतलब चपलता जिसको आप बोल सकते हो, इनकंसिस्टेंसी। तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, ये जो चपलता है इसको छोड़ना पड़ेगा, एंड डेमोन्स्ट्रेट दिखाना पड़ेगा ग्रेटर सर्टेनिटी एंड प्रीडिक्टेबिलिटी अक्रॉस इकोनॉमिक पॉलिसी। और कहीं ना कहीं मतलब इंडिया को क्या करना पड़ेगा, ये फिकलनेस को छोड़ना पड़ेगा और अपनी क्या दिखानी पड़ेगी, एक सर्टेनिटी दिखानी पड़ेगी, एक सुनिश्चितता दिखानी पड़ेगी अपनी जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसी है, जितनी भी आर्थिक पॉलिसी है, उन पॉलिसी को लेकर इंडिया को कहीं ना कहीं क्या होना पड़ेगा, स्टेबल होना पड़ेगा। इस फिकलनेस से काम नहीं चलने वाला है, चंचलता से काम नहीं चलने वाला है। बी इट का मतलब एक तरीके से चाहे ये हो अबाउट जीएसटी और ग्लोबल ट्रेड एंगेजमेंट, चाहे जीएसटी हो, ओके, जो कि इंडिया में लागू होता है, चाहे आप किसी का मतलब वैश्विक तौर पर आपका किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के साथ कोई भी बिजनेस हो, उसको लेकर हो, तो ये जो अगर इकोनॉमिक पॉलिसी है, चाहे वो घरेलू हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसको एंश्योर करना पड़ेगा, उन पॉलिसी को फिक्स करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बोल्स्टर का मतलब है मजबूत करना, इट्स क्रेडेंशियल का मतलब है साख को मजबूत करने के लिए, एज एन आइडियल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, जिससे कि अगर कोई दूसरी कंट्री इंडिया के अंदर अगर अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो इंडिया को इस बात को इंश्योर करना होगा कि इंडिया के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंडिया एक बहुत अच्छी जगह है जहां पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया को अपनी चाहे घरेलू हो चाहे मतलब अंतरराष्ट्रीय हो, तो ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको बहुत ज्यादा अच्छा बनाना पड़ेगा, सुनिश्चित करना होगा, जिससे कि जो बाहर की जो कुछ भी कंपनीज है या बाहर की कंट्री इंडिया के अंदर अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो मतलब फ्रीली, बिना किसी झंझट के, बिना किसी संकोच के वो इंडिया के अंदर आकर अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो फिलहाल इंडिया को देखना पड़ेगा कि ये जो एक मुद्दा बना हुआ है उसको जल्दी से जल्दी क्या किया जाए, फिक्स किया जाए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का हमारा। वी हैड लॉट ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, आई ट्राई माय बेस्ट टू सिंप्लीफाई इट। अगर अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, राइट। चलो इसके ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। टू फिक्स आपका हो गया, इन्फिनिटिव केस, नीड्स यहां पर यूज किया एज ए मेन वर्ब, और उसके बाद टू अबेंडन आपने यूज कर लिया जो कि आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। बीट मतलब चाहे ये हो, इन ऑर्डर टू ये कंजक्शन के तौर यूज किया जाता है जो कि पर्पस को बताने के लिए यूज होता है, इन ऑर्डर टू, सो दैट, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है जिसका मतलब होता है ताकि। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this. Do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.